हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम केमिस्ट्री क्लास 12th एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए थे। तो आज हम उसी सारे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, गोल्ड एटॉमिक रेडियस इज इक्वल्स टू 0.144 नैनोमीटर क्रिस्टलाइजेस इन अ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। वट इज़ द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द सेल। तो हमें गिवन क्या है कि गोल्ड क्रिस्टलाइज हो रहा है किसमें, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में। ठीक है, और क्या गिवन है, और हमें गोल्ड का एटॉमिक रेडियस गिवन है। इसका मतलब क्या गिवन है, आर गिवन है। आर कितना है, 0.144 नैनोमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द सेल। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ अ साइड मीन्स हमें एज लेंथ फाइंड आउट करनी। तो एज लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो हमें ए फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें गिवन कि जो गोल्ड है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, और हमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए रिलेशन पता है आर और ए के बीच में, पता है ना। देखिए, फॉर एफसीसी मीन्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4r इज इक्वल्स टू √2a। ये हमने पहले के क्वेश्चंस में डिराइव कर रखा है। ठीक, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है ना, एज लेंथ। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4r अपॉन √2। हमें आर पता है तो हम क्या करेंगे, ए को इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो आर की वैल्यू कितनी है, 0.144 नैनोमीटर अपॉन √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। तो यहाँ से ए की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.407 नैनोमीटर। ठीक, तो हमने क्या निकाल दिया, लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द सेल, और हमारा कितना आया, 0.407 नैनोमीटर। बस हमें अगर फॉर्मूला याद है तो हम इजीली क्या करेंगे, आर की वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले पे और हमारा ए आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन टर्म्स ऑफ बैंड थ्योरी व्हाट इज द डिफरेंस फर्स्ट बिटवीन अ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर, सेकंड बिटवीन अ कंडक्टर एंड अ सेमीकंडक्टर। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। फर्स्ट पार्ट में कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, सेकंड पार्ट में कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच में। ठीक है, और जो ये डिफरेंस बताना है ये किसके बेसिस पे बताना है, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो डिफरेंस है वो किसके बीच में है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। तो कंडक्टर में क्या होता है, जो वैलेंस बैंड होता है, ये हो गया वैलेंस बैंड, इसको मैं वीबी बोल रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, और जो दूसरा हो गया कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं इन केस ऑफ कंडक्टर्स। तो क्या होगा, जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, इजीली क्या करेंगे, कंडक्शन बैंड में, ये हमारा कंडक्शन बैंड है, तो कंडक्शन बैंड में क्या हो जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे। इसीलिए जो कंडक्टर्स कौन होते हैं, जनरली मेटल्स। तो इसीलिए मेटल क्या करते हैं, कंडक्टिविटी को शो करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इजीली मूव करेंगे फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, और इसीलिए जो मेटल्स या कुछ जो भी सब्सटेंस कंडक्टर्स होते हैं वो कंडक्टिविटी को शो करेंगे। अब बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर में जो कंडक्शन बैंड होता है और जो वैलेंस बैंड होता है, इन दोनों के बीच में लार्ज डिफरेंस होता है। लार्ज डिफरेंस मतलब एनर्जी गैप का जो डिफरेंस होता है, या फिर जो फॉरबिडन गैप होता है उसके बीच में क्या होता है, एक लार्ज डिफरेंस होता है। इसको बोल सकते हैं हम लार्ज एनर्जी गैप या फिर लार्ज फॉरबिडन गैप। तो इस लार्ज एनर्जी गैप के डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव या जंप नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए जो इंसुलेटर होते हैं वो कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं या बहुत ही कम कंडक्टिविटी
शो करते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई कंडक्टर और इंसुलेटर की। और मैं आपको इनकी कंडक्टिविटी भी बता देती हूँ कि ये इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कहाँ से कहाँ रेंज करती है। तो कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी 10⁴ टू 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रेंज करती है। और जिन मेटल्स की कंडक्टिविटी 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है उनके बोलते हैं हम गुड कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, उन मेटल्स को। अब बात करते हैं इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स की बहुत लो कंडक्टिविटी होती है और वो कहाँ से कहाँ रेंज करती है, 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस। ठीक है, सेकंड पार्ट में कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर में तो वही केस होगा जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि इसमें क्या होता है, जो कंडक्शन बैंड होता है और जो वैलेंस बैंड होता है वो दोनों आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ईजिली मूव करने लग जाते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हो गया कंडक्शन बैंड और ये हो गया वैलेंस बैंड। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ईजिली मूव करेंगे। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, जो वैलेंस बैंड होता है और जो कंडक्शन बैंड होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक स्मॉल एनर्जी गैप होता है, ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है, तो उसको बोलते हैं हम स्मॉल एनर्जी गैप। तो इस वजह से क्या होता है, जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे या फिर नॉर्मली भी क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ मूव कर जाते हैं या जंप कर जाते हैं और ये कंडक्टिविटी शो करते हैं। बट अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं या जंप करते हैं और इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने की पर ये केस होता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, हेंस द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। ये बात हो रही सेमीकंडक्टर की। ठीक है, तो मैंने कंडक्टर की आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रेंज तो बता दिया। ठीक, अब सेमीकंडक्टर्स में कितना होता है, 10⁻⁻6 टू 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये होता है कंडक्टिविटी का रेंज। कंडक्टर्स का तो आपको पता ही है, 10⁴ टू 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये क्या था, डिफरेंस था इन टर्म्स ऑफ बैंड थ्योरी। फर्स्ट हमने किया कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, सेकंड हमने किया कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच में। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। फर्स्ट स्कॉटकी डिफेक्ट, सेकंड फ्रेंकल डिफेक्ट, थर्ड इंटरस्टिशियल्स एंड फोर्थ एफ सेंटर्स। तो हमें क्या करना है, इन चारों ही पार्ट को एक्सप्लेन करना है और ये एग्जाम्पल्स भी देने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट है स्कॉटकी डिफेक्ट। तो स्कॉटकी डिफेक्ट होता कब है, जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस किसी भी आयनिक सॉलिड से क्या हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं। तो तब जो डिफेक्ट अराइज होता है उसको क्या बोलते हैं हम, स्कॉटकी डिफेक्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस या फिर पॉजिटिव आयंस एंड एनायंस, नेगेटिव आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन लिख सकते हैं या फिर रिस्पेक्टिव साइड्स लिख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए ये कैटायन है, ये एनायन है, ये कैटायन, ये एनायन। तो यहाँ पे एनायन, फिर एनायन, फिर कैटायन। कैटायन,
एनायन, कैटायन। अब देखिए यहाँ पर क्या आना चाहिए था, एक कैटायन, और यहाँ पर क्या होना चाहिए था, एक एनायन। बट इस केस में क्या है, जो एक कैटायन की पोजीशन है और एक एनायन की पोजीशन है वो क्या है, मिसिंग है। तो यहाँ पर जो डिफेक्ट क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, स्कॉटकी डिफेक्ट। और ये एक टाइप का कैसा डिफेक्ट है, वैकेंसी डिफेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक कैटायन आ सकता है और यहाँ पे एक एनायन आ सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैटायन की एक वैकेंसी है, क्योंकि कैटायन की जो यहाँ पे कैटायन होना चाहिए था वो नहीं है, तो यहाँ पर एक कैटायन की वैकेंसी है और यहाँ पर एक एनायन की वैकेंसी है। तो हम इसको एक टाइप का क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो स्कॉटकी डिफेक्ट होता है ये किन किन सॉलिड्स में पाया जाता है, जिन आयनिक सॉलिड्स या आयनिक कंपाउंड्स का हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। दूसरी चीज, जिनमें जो कैटायंस और एनायंस का साइज है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन आर ऑलमोस्ट सिमिलर लिख सकते हैं या इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्कॉटकी डिफेक्ट कौन से कंपाउंड शो करते हैं, जिनका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, या फिर जिन आयनिक कंपाउंड्स में जो कैटायन होते हैं और जो एनायन होते हैं उनका साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं इसके, NaCl, KCl, AgBr, KBr। ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। तो ये सब क्या है, स्कॉटकी डिफेक्ट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब करेंगे हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है फ्रेंकल डिफेक्ट। तो फ्रेंकल डिफेक्ट कब एराइज होगा, जब कोई आयन, और जनरली वो आयन क्या होता है, कैटायन। क्यों, क्योंकि कैटायन का साइज छोटा होता है, वही क्या करता है, अपनी साइट क्या करता है, छोड़ के एक कहाँ जाता है, इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन a cation leaves its original lattice site and occupies interstitial site। ठीक है, तो देखते हैं कैसा होता है ये। तो यहाँ हमारा पॉजिटिव आयन, यहाँ नेगेटिव, अगेन कैटायन, देन नेगेटिव, नेगेटिव आयन, अगेन नेगेटिव आयन, देन कैटायन, नेगेटिव आयन, देन कैटायन, अगेन एनायन। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, जनरली एक कैटायन होना चाहिए था, और वो कैटायन कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए तो इस जो डिफेक्ट है फ्रेंकल डिफेक्ट, इसमें क्या होता है, जनरली एक कैटायन अपनी जो ओरिजिनल साइट को क्या करता है, छोड़ के एक इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाता है। ठीक है, तो जो फ्रेंकल डिफेक्ट है ये कैसे कंपाउंड शो करते हैं, जिनका लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, सेकंड, जहाँ पर जो साइज होता है किसका, कैटायन और एनायन का, वो क्या होगा, उनका डिफरेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो क्या लिख सकते हैं, साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन इज वेरी डिफरेंट। और क्या लिख सकते हैं कि लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स हैं इसके, ZnS, AgCl, AgBr,
and AgI. Readiness is zinc sulfide, AgCl, silver chloride, AgBr, silver bromide, AgI, silver iodide. AgBr एक ऐसा आयनिक सॉलिड है जो स्कॉटकी डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि ऐसा कौन सा आयनिक कंपाउंड है जो स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों शो करता है, तो हमारा आंसर क्या होगा AgBr। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो फ्रेंकल डिफेक्ट होता है ना, ये डेंसिटी मतलब डेंसिटी पे कोई चेंज नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो आयन मिसिंग है वो इंटरस्टिशियल साइड पे प्रेजेंट है ना, बट जो स्कॉटकी डिफेक्ट है उसमें क्या होता है, एक कैटायन और एक एनायन मिसिंग ही होते हैं, अपनी प्लेस को छोड़ के चले जाते हैं। तो ये क्या करता है, स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, बट फ्रेंकल डिफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है डेंसिटी पे। ठीक है, अब मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है इंटरस्टिशियल्स। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कब अराइज होता है और कौन से कंपाउंड्स इंटरस्टिशियल डिफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है ये जनरली कौन शो करते हैं, नॉन आयनिक कंपाउंड्स। और जो स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट हमने पढ़े थे फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ये कौन शो करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक सॉलिड्स। तो इसमें क्या होता है कि कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या फिर वो एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल्स हो सकता है, तो वो क्या करता है, एक इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, और उसको फिर हम क्या बोलते हैं, उस डिफेक्ट को इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। और इसमें जहाँ पर वो जिस पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल्स। देखिए, मान लीजिए ये एक हमारा नॉन आयनिक सॉलिड है। ठीक है, तो ये सारे एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक कोई भी एटम क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट साइट मतलब ये इंटरस्टिशियल साइट पे क्या आता है, आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या वो एटम हो सकता है या वो मॉलिक्यूल हो सकता है, उसने क्या करा, एक इंटरस्टिशियल साइट पे आ गया। तो इससे क्या होगा, इसकी क्या बढ़ जाती है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? देखो, सारे एटम्स तो अपनी जगह पे हैं ही, बट एक एक्स्ट्रा एटम कहाँ पर आ गया है, इंटरस्टिशियल साइट पे आ गया है। तो इससे क्या होगा, इस सॉलिड की क्या होगी, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड या डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, ये तो बात थी इंटरस्टिशियल्स की। अब बात करते हैं लास्ट क्या है, एफ सेंटर्स। फोर्थ पार्ट है एफ सेंटर्स। तो एफ सेंटर्स क्या होते हैं, एफ सेंटर्स जनरली कलर सेंटर्स होते हैं। और ये बनते कैसे हैं, तो एक डिफेक्ट होता है, वो डिफेक्ट का नाम है मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज। जब कोई क्रिस्टल में एक एनायन वैकेंसी हो जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, मेटल एक्सेस हो जाएगा, और उसी से जो डिफेक्ट क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज। और इसी में क्या होते हैं, हमारे एफ सेंटर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो समझते हैं कैसे। अब जो ये एफ सेंटर्स होते हैं या फिर जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, किन क्रिस्टल्स में पाया जाता है, जो एल्कली हैलाइड्स होते हैं। एल्कली हैलाइड जैसे NaCl, KCl, LiCl। ठीक है, तो हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। जब हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड को क्या करेंगे, हीट करेंगे एक सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर पे। ठीक है, हमने क्या करा, NaCl का एक क्रिस्टल है, जैसे Na पॉजिटिव, यहाँ Cl नेगेटिव, अगेन Na पॉजिटिव, अगेन Cl नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव, फिर Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, नाउ Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव।
तो जब हम किसी भी एल्कली हैलाइड को उसी के एल्कली वेपर के साथ हीट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो Na अगर हमने हीट किया ना तो जो Na के एटम्स क्या होते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम हीट कर रहे हैं Na के वेपर के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे क्लोराइड आयन है ना, Cl नेगेटिव आयन, ये क्या करेंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे सरफेस पे। ठीक है, और जो यहाँ पर Na एटम्स होंगे ना, पूरे इसके सरफेस पे जितने भी Na एटम्स होंगे तो उसके साथ क्या करते हैं, जैसे एक यहाँ पे मान लीजिए Na एटम है, तो ये Cl ने क्या किया, इसके साथ डिफ्यूज करके क्या बना लिया, NaCl। अब देखिए ये Na को पहले Na पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो कैसे होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तभी तो Na पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये Cl तो हमारा चला गया, तभी तो NaCl बना। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये कहाँ जाता है, इसकी जगह पे आ जाता है। ठीक है, तभी तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनाइन की वैकेंसी हो रही है और मेटल क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, क्योंकि हमारे Cl नेगेटिव क्या हो रहे हैं, कम हो गए हैं। और जो हमारे मेटल हैं, मेटल मतलब Na पॉजिटिव आयन है, ये क्या हो गया, इनकी एक्सेस हो गई है। ठीक है, इस क्रिस्टल में क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे Cl नेगेटिव था, इसने क्या किया, इस Na पॉजिटिव के साथ कंबाइन किया और क्या बना दिया, एक NaCl बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन आ गया ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, F सेंटर्स। ठीक है, और ये क्या करते हैं, कलर इम्पार्ट करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जो ये NaCl है, NaCl का कलर कैसा हो जाता है, येलो, ड्यू टू दिस F सेंटर्स। ठीक है, तो NaCl का जो क्रिस्टल होता है उसका कलर क्या हो जाता है, येलो। वैसे ही जो LiCl होता है, LiCl के क्रिस्टल का कलर क्या हो जाता है, पिंक। अगर हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे Li क्रिस्टल के साथ, तो क्या होगा, इसका कलर कैसे हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। वैसे ही जो KCl पोटेशियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल है वो कैसे हो जाते हैं, वॉयलेट कलर के। ठीक है, अब बात करते हैं F सेंटर्स की। तो F सेंटर्स क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारा क्रिस्टल होगा उसको कलर इम्पार्ट करेंगे। और ये कलर इम्पार्ट करते कैसे हैं, देखिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ गया ना, यहाँ पर आया हमारा इलेक्ट्रॉन, क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जी विजिबल लाइट से और फिर वो उसी टाइप का कलर दे देता है पर्टिकुलर क्रिस्टल को। ठीक है, होप आपको चारों ही पार्ट समझ में आए होंगे। If you like my videos, please share and subscribe my channel. Thanks for watching. Have a nice day.